एक गांव में विनोद और सुबोध नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। वह दोनों कोई काम धंधा न करके सारा दिन गांव में आवारागर्दी करते रहते थे। गांव का मुखिया उन दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन विनोद और सुबोध शाम की दुकान पर चाय पी रहे थे। तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है। भाई तेरा काम है चाय बनाना, चाय बना और अपने काम से काम रख, समझा? सही कह रहा है श्याम। आखिर तू हमसे यह सब क्यों पूछ रहा है? हमने तो तेरी चाय भी उधार नहीं पी, रोज तेरे मुंह पर पैसे मारकर जाते हैं। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या हमने तुझसे पूछा कि जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरे घर पर शाम को चूल्हा कैसे जलता है? विनोद भैया, चाय तो हर आदमी पीता ही पीता है, मेरी तो रोज बिक्री होती है। हमें सब पता है कि तुझे यह सब बातें हमसे क्यों पूछ रहा है। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ श्याम, अगर तूने हम दोनों से जरूरत से ज्यादा सवाल करने की कोशिश की तो किसी दिन तुझे तेरी चाय की दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक देंगे। क्या तोड़ने फोड़ने की बात हो रही है? अभी बताओ मुखिया जी, ये हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं हैं, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है। भला इसकी हिम्मत कैसे हुई यह सवाल पूछने की? तो उसने गलत क्या पूछा है? बिल्कुल सही पूछा है। तुम दोनों दिन भर निठल्ले आवाराओं की तरह पूरे गांव में मटर गश्ती करते रहते हो। लड़कियां छेड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन कपड़े और जूते तुम सब ब्रांडेड पहनते हो भैया। अरे हमारा शहर में कपड़े का काम चलता है। कभी शहर की शक्ल भी देखी है तुम दोनों ने? मुझे सब पता है कि तेरा और सुबोध का खर्चा कैसे चलता है। बस एक बात मेरी गांठ बांध कर रख लेना, 5 दिन बाद 15 अगस्त है। मैं बस 15 अगस्त तक बैठा हूं, उसके बाद मैं तुम दोनों की खबर लूंगा। और खास तौर से विनोद, तेरी मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे 15 अगस्त के दिन गांव में कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है विनोद भाई। आपको पता नहीं कि शहर से एक बहुत बड़ा मंत्री 15 अगस्त वाले दिन हमारे गांव में झंडा फहराने आ रहा है। मुखिया जी ने 15 अगस्त पर सारे गांव वालों को दावत दी है, हर घर में लड्डू बंटवाए जाएंगे। अब मुखिया पागल हो गया क्या? अचानक से इसके अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई यार? अरे कोई देशभक्ति सवार नहीं हुई मुखिया पर, जरूर इसे उस मंत्री से कुछ काम निकलवाना होगा और कुछ नहीं। तू यहीं बैठ, मैं तो चला अपने काम पर। तू यहाँ बैठकर आराम से चाय पी। मुझे सब पता है कि तुझे कौन से काम पर जाना है। मुझे लगता है कि जैसे उसे तुझ पर शक हो गया है कि तेरा और उसकी बेटी माधवी का चक्कर चल रहा है। अरे एक न एक दिन तो यह बात मुखिया को पता लगनी ही थी, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अरे बेवकूफ माधवी, तुझे रोज रोज मुखिया की तिजोरी से निकालकर पैसे जो देती है, उसके बारे में अगर कहीं मुखिया को भनक लग गई तो मुखिया हम दोनों को बहुत पीटेगा और हमारा तो इस गांव में कोई हिमायती भी नहीं है। सभी लोग हम दोनों से जलते हैं। तू समझता क्यों नहीं मेरी बात को? मैं तेरी कोई बात सही नहीं समझ रहा हूँ। तू आखिर कहना क्या चाह रहा है? इसलिए मुझे ये भी शक हो गया है कि इसी वजह से हम दोनों इतनी मौज मस्ती करते रहते हैं। भाई तू चिंता मत कर, मैं इस बारे में माधवी से बात करूंगा। मैं यहाँ पर कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
मगर तुम्हें तो शाम की दुकान से चाय पीने से ही फुर्सत कहाँ। माधवी, आज सुबह सुबह श्याम की दुकान पर तुम्हारे पिताजी आकर मुझे धमकाने लगे। हाँ विनोद, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है। शायद पिताजी को शक हो गया है कि उनकी तिजोरी से पैसे मैंने निकाल रही हूँ। लेकिन तुम तो बोल रही थी कि मुखिया जी तिजोरी में जो पैसे रखते हैं वो गिनकर नहीं रखते हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मैंने इस बात पर ध्यान न दिया हो। माधवी, मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। विनोद, तुमसे शादी के बाद भी क्या पता तुम मुझे ऐसे ही पैसे मांगोगे और ऐसे ही पूरे दिन गांव में आवारागर्दी करते फिरोगे। अरे नहीं नहीं माधवी, मुखिया जी के पास इतना काला पैसा है, वो किस काम आएगा। उन पैसों में से ही मैं कोई कारोबार कर लूंगा। विनोद, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे पिताजी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। हम खानदानी अमीर हैं। हमारे दादा परदादा की पुश्तैनी हवेली अभी भी पड़ोस के गांव में ऐसी खाली पड़ी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा विवाह तुमसे हो पाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कल पिताजी को फोन पर बातें करते सुना था। वो बोल रहे थे कि 15 अगस्त के दिन कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए हमारे गांव में आने वाला है। वो तो मुझे भी पता है। तुम्हारे पिताजी 15 अगस्त के बाद ही तो मुझे देख लेने की धमकी दे रहे थे। शायद उन्होंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मंत्री के साथ साथ उसका बेटा भी आने वाला है। पिताजी चाहते हैं कि मेरा हाथ मंत्री जी के बेटे को सौंप दिया जाए और जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाए। तुम जाकर पिताजी से हमारे शादी के बारे में बात क्यों नहीं करते? पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने अपनी शादी की बात उनसे की तो वो मेरा पीट पीट कर बुरा हाल कर देंगे। अगर तुम उन पैसों से कोई कारोबार कर लेते तो आज अच्छा खासा कमा रहे होते। लेकिन तुम तो बस अपने दोस्त सुबोध के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता। 15 अगस्त के बाद पिताजी मेरा विवाह मंत्री के बेटे से तय कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना बोलकर माधवी ने 2000 रुपए विनोद को थमा दिए और आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। विनोद अपना सर पकड़कर तालाब के किनारे बैठ गया। तभी विनोद के कानों में सुबोध की आवाज टकराई। तालाब के किनारे बैठकर चिंतित होने से कुछ नहीं होने वाला। यह गलत बात है सुबोध। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी और माधवी की चुपके चुपके बातें मत सुनाकर। अरे मैं तो बस यह देखने आया था कि माधवी ने तुझे 2000 रुपये दिए कि नहीं, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे नई बात ही सुनने को मिल गई। और तू तो मेरा दोस्त है यार, कुछ कर। अगर माधवी की शादी कहीं और हो गई तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता यार। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर माधवी का विवाह किसी और से हो गया तो फिर तुझे जेब खर्च कौन देगा। मैं वाकई माधवी से प्यार करता हूँ यार, और तू मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। चिंता मत कर, मेरे पास एक उपाय है। यहाँ आने से पहले मैं मुखिया के घर गया था और मैंने मुखिया को अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए सुना कि 15 अगस्त वाले दिन शहर से मंत्री अपने बेटे के साथ आने वाला है। अरे तो इसमें नई बात क्या है? यह तो मुझे भी पता है। नई बात है विनोद, और वो यह कि मंत्री अपने साथ नोटों से भरा एक बैग भी लाने वाला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। भला मंत्री पैसों से भरा बैग यहाँ क्यों लेकर आएगा? एक बार को मेरे मन में भी यही विचार आया था, लेकिन फिर मैंने मुखिया की बातें गौर से सुनी। वो पैसा चंदे का पैसा है। समझ गया, तू कहना चाह रहा है कि पार्टी फंड का पैसा मुखिया जरूर पार्टी फंड के पैसे को एक नंबर में कन्वर्ट करता होगा। बिल्कुल सही समझा। वो तब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे बेवकूफ, हम दोनों का फायदा है। देख, 15 अगस्त के दिन मुखिया ने सभी गांव के लोगों को बुलाया है। वो एक मैदान में मंत्री के साथ झंडा फहराने वाला है। गांव के सभी लोग उस मैदान में मौजूद होंगे और वो मंत्री और उसका बेटा भी। बस इस मौके का फायदा उठाकर हम दोनों चुपके से मुखिया के घर से नोटों से भरा बैग चुरा लेंगे। कुछ पैसे उसमें से मैं रख लूंगा, बाकी सारे पैसे तू रख लेना और उसके बाद बड़ी शान से तू उसकी बेटी का हाथ मांग लेना। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है वो सारा पैसा ब्लैक मनी ही होगा। और बढ़िया बात तो यह है कि वो मंत्री पुलिस में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराएगा।
तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो बैग यहीं मिलेगा। अरे विनोद, इधर आ, पैसों का बैग यहां है। यह देख पैसे, अब इसे उठाने में जल्दी से मेरी मदद कर। अरे तुझे एक बैग नहीं उठाया जा रहा? पता नहीं यार, इसमें वजन बहुत ज्यादा है। लगता है बहुत सारे पैसे हैं इसमें। विनोद, इसमें तो सिर्फ ऊपर ही कुछ नोटों के बंडल रखे हुए हैं और नोटों के बंडल के नीचे तो हथियार हैं। हाँ यार, अब क्या करें? यह हथियार तो विदेशी मालूम होते हैं, बहुत महंगे। एक काम करते हैं, इन हथियारों को बेच देते हैं। हमें तो बस पैसे से मतलब है ना। नहीं सुबोध, ये गलत है। हम दोनों भले ही आवारा हों, लेकिन गद्दार नहीं। यह हथियार जान लेने के अलावा कुछ भी नहीं करते। कुछ पैसों के लालच में अगर हम इन हथियारों को बेच देंगे तो इन हथियारों से न जाने कितने मासूम और बेगुनाह मारे जाएंगे। उसकी जिम्मेदार भी तो हम ही होंगे ना। तेरी बात सही है यार, मुझे माफ कर दे। एक पल को मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब क्या करें? एक काम करते हैं, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अबे पागल हो गया क्या? अरे जरा सोच, कहीं मुखिया भी उस मंत्री के साथ अगर मिला हुआ होगा तो? अबे बेवकूफ, मुखिया पकड़ा जाएगा, और जब मुखिया पकड़ा जाएगा तो फिर माधवी की माँ माधवी का विवाह तुझसे नहीं करेगी। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं सारा जीवन शादी ही नहीं करूंगा। अबे ये अचानक तेरे अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई? वो सब बातें छोड़ और इस बैग को लेकर पुलिस के पास चल। अब समझा, हम इस बैग को हर जगह तलाश रहे थे मगर हमें नहीं मिला। आज के दिन हमें सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व दंगे करने की फिराक में हैं। इसका मतलब मुखिया और मंत्री इस काले कारनामे में शामिल हैं। चलो तुम दोनों मेरे साथ। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले यह बताओ, यह बैग किसका है? ये बैग तो मंत्री जी का है। मंत्री जी ने मुझे बताया था कि इस बैग में पार्टी फंड के पैसे रखे हुए हैं। लेकिन इसमें तो हथियार और बम हैं। इनके पास ये हथियार कहां से आए? इंस्पेक्टर साहब, यह जरूर इन दोनों की चाल है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू मेरी बेटी को पसंद करता है, और तू यह भी जानता है कि मैं माधवी का विवाह कभी भी तेरे साथ नहीं करूंगा। इसलिए तूने मुझे फंसाने के लिए यह सारा का सारा खेल खेला है। मैं समझ गया। मैंने तुझे 15 अगस्त के बाद देख लेने की धमकी दी थी, तो इस बात का भी बदला निकालने आया है ना? सीधी तरह से अपना मुंह खोल दे मुखिया, नहीं तो थाने में ले जाकर डंडों से तेरा मुंह खोल दूंगा, समझा? ये हथियार मेरे घर पर ही थे। मंत्री और उसका बेटा झंडा फहराने ही वाले थे कि तभी पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। उस बैग को देखकर मंत्री और उसका बेटा बुरी तरह से घबरा गए और उन दोनों ने भी अपने जुर्म को कबूल कर लिया। विनोद, सुबोध, मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर फक्र है। देश के प्रति तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। जो काम पैसों से मैं नहीं कर सकी, वो तुमने कर दिखाया। मेरा पति देशद्रोही था। मैं हमेशा से एक देशभक्त के हाथों में अपनी बेटी माधवी का हाथ सौंपना चाहती थी, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि वो एक सही हाथों में जा रही है। मैं देश के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर सकता हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सूरज टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली नई और दिल छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।